हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 दिसंबर 2020 और हम द हिंदू न्यूज़पेपर की न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। फार्मर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और रेगुलर दिल्ली को घेर करके वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पीएम है उन्होंने एक बात बोली है, वो गुजरात गए हुए थे, वहां पर उन्होंने एक सोलर पावर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन रखी है। इसके अलावा डिसैलिनाइजेशन एक प्रोजेक्ट है, उसकी भी उन्होंने नींव रखी। तो वहां पर उन्होंने बोला है कि जो फार्मर्स है उनको मिसलीड किया जा रहा है, उनका जो प्रॉफिट होना चाहिए इन लॉज से वो उनको मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए उनका यूज कर रहे हैं। उन्होंने अपने, जब वो गुजरात के सीएम थे उस समय में जो जो उन्होंने योजनाएं चलाई थी उसके बारे में जिक्र किया कि कैसे जो हमारी जो योजनाएं थी वो फार्मर्स फ्रेंडली थी। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बोला कि आप जब किसी डेयरी वाले को अपना दूध बेचते हो तो वो कैसे आपके जानवर लेकर जाएगा। इसी तरीके से उन्होंने कंपैरिजन किया इन फार्मर्स जो लो बने हैं उनका, कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे आपकी जमीन किसी को देंगे, आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स किसी को बेचोगे, उसको उससे आपको फायदा होगा ना कि नुकसान होगा, और कोई भी आपकी जमीन पर कब्जा नहीं करेगा। तो ये कुछ लोग जो मीडिएटर्स लोग हैं, जो आड़तीय लोग हैं, वो अपने फायदे के लिए किसानों को ढाल बना करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। नेक्स्ट जो फ्रंट पेज पे न्यूज है वो लव जिहाद को लेकर के है। एक पर्सनल एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है जहां पर बोला जा रहा है कि कास्ट कम्युनिटी मैटर नहीं करती है, लव करना कोई क्राइम नहीं है। क्योंकि अभी यूपी में जो लॉ पास हुआ है उसमें ये बोला गया था कि लव के नाम पर जो रिलीजन ट्रांसफर हो रहा है जबरदस्ती। देखो, वैसे तो किसी से भी शादी करना खुद का एक राइट है, लेकिन जब आप किसी को डरा धमका करके, बहला फुसला कर जब आप उसका रिलीजन चेंज करवा रहे हो तो वो एक अपराध है। उसके खिलाफ एक लॉ पास किया गया था, तो उसी को लेकर के न्यूज है। इसके बाद में हम डायरेक्ट चलेंगे 8 पेज के ऊपर। 8 पेज के ऊपर जो न्यूज है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को लेकर के है। देखो, जो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है उसको चेंज करने की कोशिश की है, उसका नोटिस निकाला है, बात बोला है कि अमरावती से विशाखापट्टनम इसको चेंज किया जाएगा। तो यहाँ के जो किसान है वो इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम राजधानी को अमरावती से चेंज नहीं होने देंगे। नेक्स्ट जो न्यूज है वो 10th पेज के ऊपर है। देखो, 10th पेज के ऊपर जो न्यूज है वो है ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है। उसमें उन्होंने डिस्कस किया है जो जिन जिन चीज़ों पर इंडिया और ब्रिटेन कोलेब्रेशन करेगा, उन उन मुद्दों को इसमें डिस्कस किया गया है। देखो, जो ब्रिटिश पीएम है बोरिस जॉनसन, वो हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होंगे। तो देखो, इसमें बोला गया है कि इंडिया और ब्रिटेन जो है वो ट्रेड के ऊपर एग्रीमेंट करेंगे। जो ट्रेड के ऊपर, देखो, वो जो ब्रिटेन है वो पोस्ट ब्रेग्जिट और पूरा जो वर्ल्ड है वो पोस्ट कोविड से जूझ रहा है। तो इससे मिलकर के इस समय में दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में क्या कोलैबोरेशन हो सकते हैं उनके लिए बात की गई है। आगे इसमें बोला गया है कि दोनों ही देश टेररिज्म के खिलाफ काम करेंगे। अफगानिस्तान में जो अस्थिरता है उसके लिए दोनों मिलकर के काम करेंगे। इसके अलावा जो साइबर सिक्योरिटी और इंडियन ओशियन में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उन सब के ऊपर मिलकर काम किया जाएगा। इकोनॉमी, ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन, इनमें साथ मिलकर के काम किया जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है वो 11th पेज से है। देखो, अमेरिका में जो राष्ट्रपति जो बनने वाले थे उनके लिए मोहर लग गई है। इलेक्टोरल कॉलेज ने भी बोल दिया है कि जो बाइडेन ही नेक्स्ट राष्ट्रपति होंगे। तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। तो जो पहले जो वायदे किए गए थे पूरे वर्ल्ड में, जो जो समझौते किए गए थे, हो सकता है उनमें चेंजेज हो और इसका फायदा इंडिया को मिले। सबसे बड़ा जो फायदा मिलेगा वो मिलेगा जो ईरान में इंडिया चाहबार पोर्ट को डेवलप किया है। चाहबार पोर्ट को इंडिया ने इसलिए डेवलप किया कि ईरान के थ्रू अफगानिस्तान से होते हुए वो सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच बना सके। देखो,
जब बराक ओबामा यहाँ के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया था। परमाणु समझौते के दौरान ये बात डिस्कस की गई थी कि आप यूरेनियम को स्टोर नहीं करोगे, उनसे परमाणु हथियार नहीं बनाओगे। ईरान ने इस पे काम भी किया, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनकर आते हैं उन्होंने वो समझौते से हाथ पीछे खींच लिए। इसी के साथ में जो पेरिस क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट हुआ था उससे भी डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ पीछे खींच लिए थे कि हम हमारे एमिशंस पे कोई कंट्रोल नहीं करेंगे। तो देखो, इस आर्टिकल से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे लिए स्थिति जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। ईरान के ऊपर जो परमाणु समझौता लगाया गया था उसको लेकर के दोबारा रिव्यू हो सकता है उसमें कुछ चेंजेज हो, लेकिन कम से कम ईरान के ऊपर जो परमाणु प्रतिबंध जो लगे हुए थे उसकी वजह से जो सेकेंडरी उन पर बैन लगाया था। सेकेंडरी बैन क्या होता है? मान लो ईरान पे बैन लगा दिया यूएस ने, अब ईरान के साथ कोई और देश भी समझौता करता है ना, तो उसके ऊपर भी यूएस का इनडायरेक्टली बैन लग जाएगा। तो इस कारण से इंडिया जो चाहबार पोर्ट को डेवलप कर रहा था उस पर ज्यादा काम नहीं कर पाया, और पिछले 4 साल से वो चाहबार पोर्ट वाला जो प्रोजेक्ट है वो ठंडे बस्ते में गिरा हुआ था। तो अब इंडिया एक ऑप्टिमिज्म रख सकता है कि अगर ईरान के साथ परमाणु समझौता फिर से हो जाता है तो इंडिया चाहबार पोर्ट को डेवलप करके सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच बना सकेगा और अफगानिस्तान में भी अपनी पहुंच बना सकेगा, ताकि वहां पर जो टेररिज्म इंक्रीज हो रहा है उसको शांत किया जा सके। क्योंकि जो अमेरिकी सेना है उसको ट्रंप ने बोला था कि अमेरिकी सेना को वहां से वापस बुलाया जाएगा। अब वहां पर ऐसा तो है नहीं कि टेररिज्म बिल्कुल, तालिबान बिल्कुल खत्म हो गया है, वहां पर तो रेगुलर अभी भी, कल भी वहां पर अटैक हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो रेगुलर वहां पर अटैक हो रहे हैं। तो अगर देखो, ईरान से इंडिया कनेक्ट करेगा अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान से कनेक्ट करेगा फिर सेंट्रल एशिया को, तो अफगानिस्तान में शांति होना, अफगानिस्तान में स्थिरता होना, स्टेबिलिटी होना इंडिया के इस प्रोजेक्ट के लिए काफी जरूरी है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो बोको हरम से लेकर के देखो, बोको हरम ने क्या किया है, नाइजर देश में लोगों को मार दिया है, बच्चों को मार दिया है। तो ये बोको हरम न्यूज में है। ये जो इस्लामिक जिहादिस्ट का एक ग्रुप है और ये जो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें नाइजीरिया, नाइजर, चाड, इन देशों में ये फैला हुआ है। तो ये बोको हरम जो टर्म्स है वो हमें ध्यान में होनी चाहिए, पता होना चाहिए कहाँ पर ये एक्टिव है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो चाइना से रिलेटेड है। चाइना में जो जिनजियांग जो एरिया है वहां पर उइगुर एथनिक ग्रुप है, सेंट्रल एशिया से, टर्की से रिलेटेड रखता है। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको गूगल करना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोसाइटी में इसका यूज हो सकता है, इस टर्म्स का आप मेंस आंसर राइटिंग में ले सकते हो। वहां पर यह बोला गया है कि कॉटन इंडस्ट्री में कोएस्ट लेबर को इंक्रीज किया जा रहा है और उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है ये जो एथनिक ग्रुप है उइगुर को। यहाँ से जितनी भी कॉटन प्रोडक्शन होती है, जितना भी अमेरिका में 1/5 जो यार्न यूज किया जाता है वो यहीं से आता है, यहीं की प्रोडक्शन से आता है। तो इस आर्टिकल में इनके खिलाफ जो परेशानी हो रही है उसको डिस्कस किया गया है, तो ये टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब जो हमारी जो न्यूज है वो एडिटोरियल पेज पे है। एडिटोरियल पेज पे देख लेते हैं हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखो, जो हमारी फर्स्ट न्यूज है एडिटोरियल पेज पर वो है वैक्सीन को लेकर के। कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, हर देश वैक्सीन की तरफ बढ़ रहा है। यूएस, यूके ने जो इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है वैक्सीनेशन को, तो इंडिया भी इसकी तरफ बढ़ रहा है। इंडिया ने क्या, पूरे वर्ल्ड ने मान लिया है कि कोरोना का अब वैक्सीन ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी इसका इलाज नहीं हो सकता। तो देखो, सबसे पहले इंडिया ने एक डाटा जारी किया है, उसमें बोला है कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन दिया जाएगा और अबोव 50 एज के जो लोग हैं उनको भी ये वैक्सीन दिया जाएगा। उसमें भी प्रायोरिटी दी जाएगी 60 ईयर्स अबोव के जो पीपल हैं उनको, और जिनको स्पेशल कोई डिजीज है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब इसमें यूज किया जाएगा लोकसभा और राज्य विधानसभा की जो वोटर्स लिस्ट है ना, उसको एक वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट के लिए निर्धारित किया जाएगा। मतलब उनसे उनका पता लगाया जाएगा कि एज का पता लगाया जाएगा, इन सब का उनसे पता लगाया जाएगा। ये कोरोना जो वैक्सीन है उसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन का यूज किया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है कोल्ड
कोल्ड स्टोरेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इसकी वैक्सीन है वो बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व किया जाता है उसको। तो आगे इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो वैक्सीनेशन की तरफ हम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो वैक्सीनेशन है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से जो लोगों में डर है वो वैक्सीन की वजह से अगर उसका गलत यूज हो जाए, गलत उसका इम्पैक्ट हो, तो लोगों में जो डर है, वैक्सीन अभी तो सभी लोग इसका एक मतलब अंत, कोरोना का जो अंत है वो वैक्सीन को मान रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉपर ढंग से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो जो डर है वो लोगों में इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए इस आर्टिकल में बोला गया है कि सेफ्टी, एफिकेसी और लॉन्ग टर्म फॉलोअप बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इस वैक्सीन ड्राइव के लिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो, कल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा आए थे और पिछले महीने की तुलना में काफ़ी मॉडरेट थे। जो लास्ट मंथ था उसमें 7.61% था और कल जो डाटा आए हैं वो 6.93 हैं, तो माइल्ड मॉडरेशन दिख रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। जो इन्फ्लेशन है उसमें माइल्ड मॉडरेशन दिख रहा है। ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया, मतलब डाटाज को ही स्पेशली डिस्कस किया गया। एक देखो इसमें बेसिस पॉइंट्स एक इंपॉर्टेंट टर्म है, बेसिस पॉइंट्स, तो इसको गूगल करना है, इकोनॉमी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस टर्म, ये जो टर्म है वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो पंजाब हरियाणा को लेकर के है कि एमएसपी जो क्रॉप्स आप उगाते हो उससे भी दूर देखने को आपकी जरूरत है। मतलब जो ये फार्मर प्रोटेस्ट जो चल रहा है ना, उसके रिलेटेड ये आर्टिकल है, इसमें ये डिस्कस किया गया है और ये जो बिल बनाए गए हैं, जो लॉ बनाए गए हैं, उनको जस्टिफाई किया गया है इस आर्टिकल के थ्रू। देखो सबसे पहले इस आर्टिकल में बोला गया है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश में एग्रेन डेफिसिट था, मतलब अन्न की कमी थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। जो पंजाब हरियाणा वाला रीजन था और वेस्ट यूपी वाला रीजन था उसको इसके लिए सिलेक्ट किया गया। सिलेक्ट करने का कारण क्या था? एक तो फ्लैट एरिया था, मतलब नदियों का बहाव वाला क्षेत्र, दोआब था, अच्छी जलोढ़ मिट्टी थी। अब उस मिट्टी के होने के कारण नदियों वाला एरिया था, तो किसके लिए? पानी की अच्छी सुविधा थी, नहरों की व्यवस्था थी, तो इस एरिया को यूज किया गया। इस एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया गया, लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी गई और जो फर्टिलाइजर्स है उनके ऊपर सब्सिडी दी गई। उसका नतीजा क्या रहा कि अगले 15 सालों में ही इंडिया, जो पहले अन्न की कमी थी वो कम हो गई और इंडिया जो अन्न में आत्मनिर्भर हो गया। आगे इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो जैसे ही लोगों के पास में उत्पादन ज्यादा बढ़ा तो यहाँ के जो लोग हैं ना, उन्होंने अल्टरनेट बिल्कुल छोड़ दिया और गेहूं और चावल के ऊपर बिल्कुल निर्भर हो गई। खरीफ जो सीजन आता है उसमें तो राइस उगाने लगे और रबी में उगाने लगे वीट। आगे इसमें कुछ डाटा डिस्कस किए गए हैं कि पंजाब और हरियाणा में जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसमें पहले 48% तक पंजाब में और 29% हरियाणा में क्या उगाया जाता था? चावल और गेहूं। लेकिन 1970 तक आते आते ये एरिया इंक्रीज हो गया और 84% पंजाब में और 60% तक हरियाणा में चावल और गेहूं वाला एरिया इंक्रीज हो गया। आगे इस आर्टिकल में कुछ और डाटा दिए गए हैं कि जो पंजाब है वहां पर जो कोई किसान होता है उसके पास में जो जमीन होती है उसका एक रेशियो दिया गया है कि पंजाब में 2.14 हेक्टेयर पर फार्मर, 1.42 हेक्टेयर इन हरियाणा, और पूरे नेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है पंजाब और हरियाणा की तुलना में, 1.17 हेक्टेयर जमीन। और इनकम की अगर बात करें तो जो पंजाब है वहां पर 5.31 लाख पर कल्टीवेटर पर एनम और हरियाणा में 3.44 लाख, और अगर पूरे नेशनल लेवल की हम बात करें तो 1.7 लाख पर ईयर इनकम डिस्कस की गई है। तो देखो वहां पर चावल और गेहूं उगाए जा रहे थे, उस एरिया में क्या हो रहा था, उसकी वजह से उनको एमएसपी दी जा रही थी। एमएसपी देने की वजह से उनको ठीक ठाक उनका प्रोडक्शन के उनको लाभ मिल पा रहा था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो और राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश में
हर साल 14% तक चावल उगाया जाने लगा। झारखंड में 10%, बिहार में 7%। तो पूरे जो इंडिया है उसमें भी चावल की खेती होने लगी। अब चावल की खेती होने की वजह से यहाँ का जो प्रोडक्शन है पूरा नेशनल लेवल का प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो गया और डिमांड हो गई कम, क्योंकि गवर्नमेंट इनसे चावल और गेहूं लेती थी। अब प्रोडक्शन ज्यादा होता जा रहा है तो गवर्नमेंट भी कितना लेगी। गवर्नमेंट के जो वेयर हाउस है, गवर्नमेंट के जो स्टोर हाउस है, वो सब फिल हो गए और अब जरूरत ही नहीं है। अब जरूरत नहीं है तो उनको ओपन एरिया में बेचना पड़ रहा है। उनका जो दाम है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इस आर्टिकल में आगे ये बोला गया है कि देखो, जो पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में जो किसान है वो एमएसपी को एक रूल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर उसको अल्टरनेट के रूप में काम किया जाए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनको हाई पेइंग जो हॉर्टिकल्चर जो एग्रीकल्चर है उसकी तरफ इंक्रीज होना चाहिए। और इसका एक कारण ये भी बताया गया है कि पहले वाले लोग जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब वाले लोग सिर्फ चावल और गेहूं एज ए रिकमेंडेड करते थे फूड स्टेपल के रूप में, फूड वैरायटी के रूप में। लेकिन अब जो लोग हैं, जो सिटीज़ के लोग हैं, वो इसका अल्टरनेट ढूंढने लगे हैं, जैसे सीरियल्स ढूंढने लगे हैं। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें, मतलब अलग अल्टरनेट खाने लगे हैं। तो आप इतने चावल और गेहूं का उगाकर करोगे क्या, ऐसा इसमें बोला गया है। तो आप क्या करो, अल्टरनेट करो। पंजाब और हरियाणा वाले जो किसान हैं अब अल्टरनेट करेंगे, इनकम इतनी है नहीं तो उसके लिए चाहिएगा कुछ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। अब इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट चाहिएगा तो पैसा खुद के पास है नहीं तो बाहर दो आप कॉन्ट्रैक्ट में फार्मिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट में आप फार्मिंग दोगे तो आपके पास में पैसा आएगा। आपके जो आप हॉर्टिकल्चर जो मतलब फल और सब्जियां जो उगाओगे वो बिकेंगे और आपकी इनकम इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो यूथ है, पंजाब और हरियाणा का जो यूथ है उसको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जॉब्स की, क्योंकि खेती की तरफ लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो मेन कारण है वो इनकम नहीं है। तो अगर इस एग्रीकल्चर को चेंज कर दिया जाए इनकम वाली एग्रीकल्चर में तो लोग इसको एज ए जॉब्स यूज करने लगेंगे। दूसरा, इस आर्टिकल में एनवायरमेंट इश्यूज भी डिस्कस किए गए हैं कि चावल और गेहूं उगाने की वजह से इस एरिया में बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट इश्यूज क्रिएट हो गए। पहला एनवायरमेंट इश्यूज जो डिस्कस किया गया है कि जो वाटर ग्राउंड है, जो ग्राउंड का जो पानी है वो काफ़ी डिप्लीसिट हो गया है, मतलब काफ़ी कम हो गया है। चावल और गेहूं में सिंचाई की, इरिगेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो पंजाब में 84% तक और हरियाणा में 75% तक। और अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जो भूमिगत जल है भारत का वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसका अल्टरनेट ढूंढना ही पड़ेगा। दूसरा जो अल्टरनेट है, दूसरे जो एनवायरमेंट इश्यूज है वो है कि यहाँ पर जो इनके स्ट्रो बच जाते हैं, जो उनके पार्ट्स बच जाते हैं व्हीट और चावल के, उनको जला दिया जाता है। अब जलाने की वजह से दिल्ली में हम काफ़ी दिनों से इस समय में पराली जलाने की वजह से प्रदूषण की जो समस्या बढ़ती है उसको हम डिस्कस करते रहते हैं। तो देखो, एक तो क्या होगा, लोगों के पास में प्रोडक्शन जो हो रहा है उसकी जगह पे ऐसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन करो जिससे आपको ज़्यादा पैसा मिले। इससे क्या होगा, एक तो इनकम बढ़ेगी, लोगों में जो यूथ है उनको गवर्नमेंट जॉब इतनी है नहीं तो अल्टरनेट जॉब के अल्टरनेट बढ़ेंगे और जो एनवायरनमेंट जो इश्यूज है वो भी कम होंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से जो हाई यील्ड होने लगा, इसकी जगह में एमएसपी को आप लीगलाइज कर रहे हो, उसकी जगह पे जो ज़्यादा एमएसपी वाली क्रॉप्स है ना उनकी तरफ शिफ्ट होना चाहिए किसानों को, ताकि इस तरीके के विरोध करने ही ना पड़े। समय के साथ चेंज होने से काफ़ी परेशानियां कम हो जाती हैं, ऐसा इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पीएम वाणी को लेकर के। देखो, अभी 9-10 दिसंबर के लगभग हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा में पीएम वाणी एक नया स्कीम इंस्टॉल की गई है, स्टार्ट की गई है। ये जो स्कीम है डिजिटल इंडिया से डिजिटल भारत बनने की ओर कदम है। देखो, सबसे पहले सारी चीज़ें डिजिटल में की गई, ऑनलाइन की गई और अब उन सबको प्रोवाइड करवाने के लिए इस आर्टिकल में एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि उमंग ऐप एक इंस्टॉल किया गया था। लोगों के पास
कहा गया था कि आप इसका यूज करो। तो उमंग ऐप में 2084 सर्विसेज प्रोवाइड किया जाती है। इसके अलावा 194 जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनको भी हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू उमंग ऐप। तो उमंग ऐप को चलाने के लिए जो नेट है उसकी भी तो कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए ना, इसीलिए जो पीएम वाईफाई जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है, पहले तो इसका डिस्कस किया गया है कि देखो इसमें एक तो पीडीओ होगा। पीडीओ क्या होता है? पब्लिक डाटा ऑफिस, मतलब कोई भी व्यक्ति पूरे ऑल इंडिया में कोई भी व्यक्ति इसका कनेक्शन ले सकता है और फिर पब्लिक वाईफाई का हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकता है, ताकि उसके आसपास वाले लोग कम फीस दे करके, कुछ पैसे दे करके उससे उसकी इनकम भी होगी और लोगों को जो इंटरनेट एक्सेसिबल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा जो इसमें मीडिएटर होगा वो होगा पीडीओए, मतलब वो जो टेलीकॉम कंपनी है उनसे बैंडविड्थ खरीदेगा और इनको पीडीओ वाले लोगों को भेजेगा। तीसरा जो है वो ऐप प्रोवाइडर होगा, मतलब जहां पर ये पीएम वाईफाई के लिए जहां पर जाकर एक्सेस करना पड़ेगा वो ऐप भी तो प्रोवाइड होना चाहिए ना, एक ही जगह जहां पर सारे लोग वाईफाई से कनेक्ट हो सके। तो ये पहले तो इसका एरिया डिस्कस किया गया है, एक प्रोसीजर डिस्कस किया गया है कि कैसे पीएम वाईफाई काम करेगा। आगे इस आर्टिकल में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया को क्या फायदा होगा, तो नीति आयोग ने एक डाटा डिस्कस किया है कि 2022 तक भारत 1 ट्रिलियन, कितना? 1 ट्रिलियन क्या करेगा? इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करेगा डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके। ट्राई ने कुछ डाटा दिए हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने बोला है कि 54% तक जो इंडियंस हैं वो इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। और एनएसओ का डाटा है जिसमें बोला गया है कि 20% लोग ही रेगुलर यूज करते हैं। इंडिया इंटरनेट 2019 की रिपोर्ट है जिसमें ये बोला गया है कि गांव के लोग हैं वो शहर की तुलना में सिर्फ आधे लोग ही गांव में क्या करते हैं? इंटरनेट एक्सेस करते हैं। देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का भी कुछ डाटा है 22 राज्यों के लिए, और उसमें ये बोला गया है कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां पर विमेंस ने कभी नेट ही नहीं चलाया है, हालांकि मेंस चलाते हैं लेकिन विमेंस ने कभी एक्सेस ही नहीं किया है नेट के लिए। तो ये डाटा बताए गए हैं और इन सब का क्या ये बोला गया है कि इससे क्या होगा, पीएम वाईफाई जो आप हॉटस्पॉट क्रिएट करोगे, इससे गांव वाले एरिया में जहां पर इंटरनेट की समस्या होती है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं है, एक तो वो इंक्रीज होगी, लोगों का एक्सेस बढ़ेगा इंटरनेट पर, लोग अपनी जॉब्स के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए नेट का यूज कर सकेंगे। और जो लोग प्रोवाइड करवाएंगे ना उनको किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और कम रुपए पे वो लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे जिससे उनकी इनकम इंक्रीज होगी और लोगों का जो इश्यूज हैं वो कम होंगे। इसके अलावा आगे बोला गया है कि इससे रूरल कनेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और डिजिटल लिटरेसी जो है इंडिया में वो इंक्रीज होगा। लेकिन लास्ट में इस आर्टिकल में कुछ सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज डिस्कस किए गए हैं। देखो एक सर्वे किया गया है यूएस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के 15 एयरपोर्ट्स में, उसमें ये बोला गया है कि पब्लिक वाईफाई जब लोग यूज करते हैं तो उसमें से 2/3 जो यूजर्स हैं वो अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लीक कर देते हैं। पब्लिक वाईफाई के द्वारा उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लीक हो जाती है, खुद की कर देते हैं, जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको लीक कर देते हैं। तो ट्राई ने ये बोला है कि देखो कम्युनिटी इंटरेस्ट तो है कि ये सब कुछ लोकली मतलब क्या होना चाहिए, देखो लोगों को इंटरनेट एक्सेस हो रहा है लेकिन ये जो डाटा है इनको स्टोर करना भी सही ढंग से जरूरी है। सबसे बड़ी परेशानी हमारे लिए क्या है कि हमारे इंडिया में कोई प्राइवेसी लॉ नहीं है, डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। ये जो पीएम वाईफाई है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, डिजिटल इंडिया से डिजिटल भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन जो लॉ है, जो भी प्राइवेसी कंसर्न है उनको ध्यान में रख करके इस तरीके के जो लॉ है, डाटा प्रोटेक्शन लॉ, वो पहले इंस्टॉल होने चाहिए और लोगों में उसके लिए अवेयरनेस आनी चाहिए कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो उसका गवर्नमेंट ध्यान रखेगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो जेएनयू से रिलेटेड है। देखो इसमें जेएनयू का किस तरीके से जेएनयू में काम होता है उस सबको डिस्कस किया गया है। इसमें मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी वो ये है कि यहाँ पे जब भी स्टूडेंट इलेक्शन होते हैं ना
तो उसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं होता है। लोग अपने हाथों से अपने पोस्टर्स तैयार करते हैं, मनी का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये काफ़ी बेसिक लेवल पे अगर डेमोक्रेसी को इंक्रीज करना है तो हम इनको ये जो लाइन्स हैं उनको हम हमारी डेमोक्रेसी में यूज कर सकते हैं, ताकि जो पैसा स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स में लगना चाहिए, हमारे इंडिया का प्रोग्रेस होने के लिए लगना चाहिए, वो गलत जगह पर यूज, लोगों को लिकर बांटने में यूज ना हो। तो ये जो जेएनयू से हैं वो हम हमारी डेमोक्रेसी में कुछ चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। आगे इसमें बोला गया है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन है वो गुरु शिष्य परंपरा, मतलब गुरुकुल वाला जैसे टाइम का है। जो स्टूडेंट्स है वो टीचर्स की जो बातें हैं उनको बहुत ही केयरली और ढंग से सुनते हैं। टीचर्स भी है वो कभी भी कोई क्लास मिस नहीं होती है, मतलब रेगुलर हर चीज नॉर्मल कॉलेज की तरह नहीं, एज ए गुरुकुल टाइप जो शिक्षा थी उसी को इसमें फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो लॉ एंड डिसऑर्डर को लेकर के है। देखो इस आर्टिकल में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, उसका जो फाउंडेशन है उसको डिस्कस किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो मेन काम है, उसका काम है कानून बनाना, लोगों को जस्टिस देना। लेकिन अगर वो उस काम को नहीं कर पाएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्यों होगी, इसमें कुछ डाटा दिए गए हैं। यूएस में पर मिलियन पॉपुलेशन 100 जजेज होते हैं, कनाडा में 75, यूके में 30 और इंडिया में केवल 19 है। हालांकि ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन एक केस था वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2001 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी कि आप जब से ये हमने मतलब क्या दिया है, ये तर्क दिया है, ये हमने रूल पास किया है, ये जब से इम्प्लीमेंट होगा तब से आप क्या करोगे, पर मिलियन पॉपुलेशन पर 50 जजेज की नियुक्ति करोगे। मतलब जो संख्या है उसको पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकती है जजेज की संख्या को, तो उसको आपको इंक्रीज करना है और 5 साल के अंदर ये करना है। लेकिन अभी तक ये 2001 का केस है, अभी तक ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। इंडिया में 19 जज है पर मिलियन पॉपुलेशन। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो एक्सेस टू जस्टिस है ना, वैसे तो फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसके लिए अवेयर हो तो ये जस्टिस फंडामेंटल राइट बन सकता है। लेकिन एक्सेस टू जस्टिस फंडामेंटल राइट बनाने से ज़्यादा उसके लिए जो फाउंडेशन है, जो फंडामेंटल है, वो तो इंक्रीज होने चाहिए ना। लोगों के पास में, आपके पास में फाउंडेशन ही नहीं है, आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो आप जस्टिस दोगे कैसे। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो कमी है जजेज की, जो जजेज की कमी है वो हमें इंक्रीज करनी चाहिए ताकि लोगों के एक्सेस टू जस्टिस बढ़ सके। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। देखो एक तो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो पीएम वाणी है। पीएम वाणी जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, उसके बारे में हमें पूरे उसके साइलेंट फीचर्स ध्यान होने चाहिए। इसके अलावा हमने जो सीपीआई डिस्कस किया, सीपीआई है बेसिस पॉइंट्स, एक टर्म्स है। उइगुर, चाइना का जो रीजन है उसमें उइगुर एक एथनिक ग्रुप को परेशान किया जा रहा है, उस उइगुर एथनिक ग्रुप के बारे में हमें पता होना चाहिए। बोको हरम, नाइजर में बोको हरम ने जो कांड किया है, तो बोको हरम टर्म्स है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।